Hello everyone, welcome back to our channel that is Epic E-Education. This is Ritika Nayak welcoming you all to our channel. Today we will study about a economic chapter that is the story of village Palampur. So this is the first chapter of class 9th economics. Let's go to this chapter. So overview of this chapter is that Palampur is a hypothetical village. What is a hypothetical village? Hypothetical word means it's not in reality. We are just assuming that it is there in the form. मतलब ये सच्चाई नहीं है, एक हमने इसको बनाया है अपने हिसाब से ताकि हम प्रोडक्शन के बारे में समझा सके. तो प्रोडक्शन के बारे में समझाने के लिए हमने एक काल्पनिक विलेज बनाया है जिसको हमने पालमपुर नाम दिया है. ओके, तो पालमपुर जो था उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी समझाने के लिए हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल विलेज का निर्माण किया और उस विलेज में फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी थी. उसके अलावा भी उसमें और बहुत सारी एक्टिविटीज थी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग था, कोई चीज मैन्युफैक्चर होती थी, जैसे पॉटरी हो गया और भी दूसरे तरीके की चीजें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, ट्रांसपोर्टेशन होता था. ये सारे काम भी होते थे जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आते हैं. लेकिन मेजरली इसमें क्या काम होते थे, फार्मिंग एक्टिविटीज वाले काम हुआ करते थे. पालमपुर इज फेयरली कनेक्टेड विद अ डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स. सो दिस मीन्स कि पालमपुर जो था ये हर जगह से कनेक्टेड था. किस किस चीजों से? रोड से भी अच्छे से कनेक्टेड था, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ अच्छी खासी थी, इरिगेशन भी ठीक ठाक होता था, स्कूल्स थे, हेल्थ सेंटर्स भी थे. तो ये एक अच्छा खासा डेवलप्ड गांव था. ऐसा नहीं है जहां पे फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी हो. सो पालमपुर हमें एक ऐसे स्टोरी के अक्रॉस लेके जाएगा जिससे हम समझेंगे कि फार्मिंग का प्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया में, क्योंकि विलेजेस में फार्मिंग ही जो है वो मेन प्रोडक्शन है किसी भी विलेज का. विलेज में फार्मिंग सबसे मेन प्रोडक्शन है इंडिया में. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. आगे का टॉपिक है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के 4 तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं. वो 4 फैक्टर्स क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या फिर ह्यूमन रिसोर्स. जैसे कि हम इस इमेज को देख पा रहे हैं, इसमें ये जो आदमी है ये खुद लेबर है, ये यहाँ पे काम कर रहा है. सो ही इज पुटिंग हिज इनपुट इनटू दिस, सो ही इज द लेबर. प्लस इसने कुछ सोचा होगा, कुछ सोच के ही तो ये काम करने आया था. तो इसका जो आइडिया है बिहाइंड द वर्क, दिस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप एंड दैट्स व्हाई ही इज द ह्यूमन रिसोर्स आल्सो. उसके बाद उसका ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर उसका कैपिटल है. क्यों? क्योंकि ये इसको हेल्प कर रहा है इसके प्रोडक्शन को अचीव करने में, इसके फाइनल गुड्स को अचीव करने में. और बाद में लास्ट में इसके पास क्या है, इसके पास लैंड है जहां पे वो काम को करेगा. उसको काम करने के लिए एक साइट की जरूरत है. He always needs a site. Anyone needs a site where he can execute his or her work. So for this guy, this land is the workplace. तो इसलिए हमारे 4 तरीके के प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप. बढ़ते हैं आगे. इन 4 फैक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. जैसे कि लैंड है, लैंड जो है ये हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स होता है और इट इज नेचुरल रिसोर्स. देन व्हाई लैंड इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स? बिकॉज वी ऑलवेज नीड अ फिजिकल प्लेस वेयर वी कैन गो थ्रू आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो दैट्स व्हाई लैंड जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फैक्टर है. उसके बाद आता है लेबर. लेबर क्या करता है? कोई भी काम करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए, हमारे किसी भी रिसोर्स को किस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, गुड्स में और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें लेबर की जरूरत है. अब जरूरी नहीं लेबर हम उन्हीं को कहें जो फील्ड पे बैठ के मजदूरी कर रहे हैं. एनीवन हु इज वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन और he or she is involved in some kind of a production is a labor. जैसे कि अगर एक अकाउंटेंट है, वो भी उस ऑफिस में लेबर है. He is working so that he can produce some final good or he can give some service to some other customer. Moving on, the third thing we have is capital. Capital क्या होता है?
कैपिटल कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज होती है जो तुम्हें प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी, जैसे कि तुम्हारा मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, और सबसे बड़ी बात पैसा। पैसा सबसे बड़ा कैपिटल होता है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल के दो तरीके होते हैं, दो तरीके का कैपिटल होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल्स होते हैं जिनको आपने एक बार लगा दिया, अब उसके बाद आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो सालों साल चलेगा। जैसे कि अगर आपने एक ऑफिस खोला, उस ऑफिस के लिए आपने एक रूम खरीदा या फिर अपने एक फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट को अब आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आपने आज खरीद लिया, वो आपके पास सालों साल रहेगा। तो ये आपका क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। आपने एक मशीन लगाई, वो मशीन आज ही खराब नहीं हो जाएगी, उसे खराब होने में टाइम लगेगा, वो फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है फिर? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो प्रोडक्शन के साथ साथ जैसे ही गुड फिनिश हो रहा है, फाइनल गुड बन रहा है, तब तक वर्किंग कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि पैसा, अगर आप किसी लेबर को रख रहे हैं कोई चीज बनाने के लिए, तो वो लेबर जो है हर दिन आपसे पैसा लेगा। अगर वो दिहाड़ी पे है तो वो आपसे हर दिन डेली वेज पे पैसा लेगा, तो वो पैसा आपका जा रहा है, तो दैट पैसा इज योर वर्किंग कैपिटल। प्लस जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आप कॉटन ला रहे हैं, हर दिन आप कॉटन ला रहे हैं, कॉटन थ्रेड्स ला रहे हैं, वो थ्रेड आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने में खर्च हो जा रहा है, तो दैट्स व्हाई दैट थ्रेड और दैट कॉटन इज आल्सो योर वर्किंग कैपिटल, जो आपके प्रोडक्ट्स के बनने के साथ साथ खत्म हो रहा है, आपको उसे बार बार रिन्यू करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, मींस जिस इंसान की वजह से वो बिजनेस खड़ा हुआ है, जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपर्टीज है, तो उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ते हैं। सो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी दो तरीके की थी, एक थी फार्मिंग, दूसरी थी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग एक्टिविटीज में हमें पता था कि जो फार्मर्स है वो डिपेंडेंट है लैंड के ऊपर, उनके लैंड पे वो काम करेंगे और वहीं से उनको अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए पैसा मिलेगा, वहां पे वो लोग खेती करेंगे, खेती से उनके पैसे आएंगे, एंड दैट प्रोडक्ट विल गो either that will include in the surplus। surplus क्या होता है हम देखेंगे, तो या तो वो स्टॉक में चला जाएगा, जो भी फार्मिंग से उनका जो अनाज निकलेगा या जैसी भी चीज निकलेगी, जो भी गुड निकलेगा, वो उनके स्टॉक में जाएगा, थोड़ा वो अपने घर में यूज करेंगे, बाकी वो एज अ स्टोर्ड मटेरियल रख देंगे। या तो फिर दूसरा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ गया, जैसे कि कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि वीवर्स, पॉटर्स एक्सेट्रा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि खेत में हमने गेहूं तो उगा लिए, अब वो गेहूं पहुंचाएगा कौन बाहर तक, तो बाहर तक पहुंचाने के लिए गांव के कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था शुरू कर सकते हैं, तो वो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। प्लस डेयरी एक्टिविटीज भी हो सकती थी। तो ये दो चार काम थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आती थी, एज यू कैन सी हियर। आगे बढ़ते हैं, चेंज इन फार्मिंग। तो फार्मिंग में 1960 में कुछ चेंजेस आए, क्योंकि 1960 में क्या आया, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो उस टाइम पे क्या चेंज आया, होता क्या था पहले कि लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है, लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते, एक टाइम के बाद हम अपना लैंड नहीं बढ़ा सकते, बाकी हमारा रेसिडेंशियल एरिया है या फिर फॉरेस्ट एरिया है, तो हमारा जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड था वो बहुत लिमिटेड था। तो हमें क्या करना था, हमें कुछ ऐसे आइडियाज चाहिए थे जिससे कम से कम उस लिमिटेड लैंड में हम ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई। सो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस चीज को इंट्रोड्यूस किया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया HYV सीड्स को। HYV सीड्स क्या होते हैं, HYV सीड्स आर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। HYV सीड्स में ऐसा होता है कि मानिए आपने एक लैंड में एक नॉर्मल सीड लगाई, वो नॉर्मल सीड आपको वीट में मान लीजिए 10 सीड्स देती है, 10 दाना देती है वीट का, पर जब आप HYV के थ्रू लगाएंगे उस वीट को, HYV सीड यूज करेंगे, नॉर्मल सीड यूज ना करके, तो आपको मे बी 20 दाना मिले या 15 दाना मिले। तो अब क्या हुआ, आपके सेम लैंड में प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यही काम वहां पर भी हुआ, पालमपुर में भी। असलियत में इंडिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाया, जैसे कि HYV सीड्स। और सिर्फ HYV सीड्स ही नहीं थी जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आया, और भी चीजें थी, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ लैंड विद इन अ ईयर।
तो एक ही साल में अगर मैं एक ही तरीके का क्रॉप ग्रो करूंगी तो मैं ऑफ कोर्स सी बात है मैं बहुत कम पैसा इकट्ठा कर पाऊंगी, लेकिन मैं अगर उसी सेम लैंड पे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाती हूँ इन द सेम ईयर, देन आई विल एक्यूमुलेट मोर मनी ऑफ कोर्स। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स जिससे हम अपनी यील्डिंग बढ़ा सकते थे। एक था मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा था HYV सीड्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे फार्मिंग में मल्टीपल क्रॉपिंग के तरीके, जैसे कि या तो ये हुआ कि आपने एक ही लैंड में 2-3 तरीके के चीजें लगा दी, जैसे कि आप इस उसमें देख पा रहे हैं, पिक्चर में देख पा रहे हैं, या फिर आपने क्रॉप रोटेट करके लगाया। जो कॉटन का सीजन है उसमें आपने कॉटन लगाया, बचे हुए महीनों में आपने पी लगा दिया और बचे हुए महीनों में आपने फिर राइस भी लगा दिया। तो आपका लैंड क्या हुआ, बार बार यूज होता रहा। इस तरीके से मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग ऐसा करके। तो हमने अपने हमें इस वीडियो से क्या कंक्लूड हुआ, हमें इस पूरे चैप्टर से ये कंक्लूड हुआ कि हमने फार्मिंग में चेंज कैसे लाए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपना के। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या आ गया, हमने अच्छे पेस्टिसाइड्स यूज किए। पेस्टिसाइड्स किनको बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स उन्हें बोलते हैं जो किसी भी तरीके के पेस्ट या वीड्स को खत्म करते हैं हमारे फार्म से। जिन कीड़े मकोड़ों की हमें जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स उन्हें हटाते हैं। अब ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी हुआ करती थी, तो हमने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स क्यों नहीं यूज किया। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड काम करने में बहुत टाइम लगा देती है, जबकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं ये जल्दी काम करते हैं, जल्दी वीड्स हटा देते हैं, जल्दी कीड़ों मकोड़ों को हटा देते हैं। तो इसलिए हमने मैनमेड पेस्टिसाइड्स यूज किया। उसके बाद आया फर्टिलाइजर भी हम मैनमेड यूज कर सकते थे, लेकिन हमने केमिकल वाला फर्टिलाइजर यूज करके क्या किया, इसकी यील्डिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए हमने फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज किए। हमने HYV सीड्स यूज किया, हमने अच्छी फार्मिंग मशीनरीज यूज की, हमने इरिगेशन के अच्छे तरीके यूज किए, जैसे कि हमने डैम्स बनवाए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमारे पास था तो उसको हमने फुल फ्लेज यूज किया, पंपिंग सेट किए। इरिगेशन अब हर जगह हो सकता है, ऐसा ना हो कि एक खेत में पानी लगाया और दूसरे तक पहुंच ही नहीं रहा, उसकी स्पीड हमने अच्छी करी। हमने कनाल्स बनाए। तो ये सारे तरीका यूज करके हमने क्या किया, एक अच्छे तरीके का फार्मिंग मेजर सेट कर दिया। अब हमारी फार्मिंग की यील्ड जो है वो बढ़ गई। यील्ड यानी क्षमता, जैसे कि हमने अच्छी मशीनरीज यूज की, इस तरीके की इरिगेशन पैटर्न्स यूज किए, इससे क्या हुआ, हमारी यील्डिंग बढ़ गई। यील्ड मतलब होती है क्षमता। मैं आपको दिखाती हूँ। दैट इज yield is measured as crop produced in a single season on a given area of land. More yield from same area of land can be achieved by multiple cropping. तो हमने multiple cropping से क्या अचीव कर लिया, अच्छी yield अचीव कर ली। ओके गाइस, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है। इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड and please like, share and subscribe our channel. I am Ritika Naik signing off today. Bye, take care.